सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हमारे खाने से लेकर हमारी दवाइयों तक सब कुछ बदलने की ताकत रखती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ये हमारे जीवन के सबसे बुनियादी कोड यानी जेनेटिक्स में बदलाव करके हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जीवन के नियमों को फिर से लिखना आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि हमारे भोजन का भविष्य कैसा हो सकता है। उसके बाद चिकित्सा की दुनिया में क्या नए दरवाजे खुल रहे हैं। फिर बात होगी उन जानवरों की जो विज्ञान की सेवा में लगे हैं। और आखिर में एक जरूरी सवाल, इस सारी तरक्की की कीमत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जीवन के नियमों को फिर से लिखना। तो ये बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या भला? सीधी सादी भाषा में कहें तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों जैसे बैक्टीरिया या पौधों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर काम की चीजें बनाने की तकनीक है। मतलब सोचिए, हम छोटे छोटे बैक्टीरिया को इंसुलिन जैसी जरूरी दवा बनाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। कमाल है ना? अब देखिए, इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने के समझ लीजिए 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, काम करने के लिए सबसे बेस्ट वर्कर यानी सबसे अच्छा बैक्टीरिया या एंजाइम खोजना। दूसरा, उस वर्कर को काम करने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल देना। और तीसरा, जब काम पूरा हो जाए तो जो भी प्रोडक्ट बना है उसे बिल्कुल शुद्ध रूप से बाहर निकालना। अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, हमारा खाना। देखते हैं कि हमारे भोजन का भविष्य कैसा होने वाला है। जब खेती की बात आती है तो आज हमारे सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। एक है केमिकल वाला, जिसमें खूब खाद और कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक, जिसमें इन सब चीजों से बचा जाता है। और तीसरा रास्ता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यानी जीएमओ आधारित खेती। सवाल यह है कि भविष्य के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। दुनिया की आबादी रॉकेट की तरह बढ़ रही है और हमारे जो पारंपरिक तरीके हैं वो अब हांफने लगे हैं। ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी एक नई उम्मीद की तरह सामने आई है। और यहीं पर एंट्री होती है जीएम फसलों की। और ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये सूखे और गर्मी में भी टिकी रह सकती हैं, कीड़ों से खुद अपनी रक्षा कर सकती हैं, और तो और गोल्डन राइस की तरह ये ज्यादा पौष्टिक भी हो सकती हैं, जिससे कुपोषण से लड़ने में मदद मिले। इसका एक क्लासिक उदाहरण है बीटी कॉटन। इसके पीछे का विज्ञान बड़ा दिलचस्प है। होता क्या है कि जब कोई खास कीड़ा इस पौधे को खाता है तो पौधे के अंदर मौजूद एक प्रोटीन उस कीड़े के पेट में जाकर जहर में बदल जाता है। और ये जहर सिर्फ उसी कीड़े को मारता है, किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। कितना स्मार्ट तरीका है ना? लेकिन हाँ, विज्ञान में हर एक्सपेरिमेंट की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। टोमेटो की कहानी ही ले लीजिए। एक ही पौधे पर नीचे आलू और ऊपर टमाटर उगाने का सपना, आइडिया तो शानदार था, लेकिन हकीकत में यह कभी कमर्शियल तौर पर कामयाब नहीं हो पाया। खाने के बाद अब रुख करते हैं मेडिसिन की दुनिया का, जहां बायोटेक्नोलॉजी ने सच में एक क्रांति ला दी है। मेडिकल इतिहास में 2 साल मील के पत्थर की तरह हैं। 1983 जब अमेरिकी कंपनी एली लिली ने पहली बार बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके ह्यूमन इंसुलिन बनाया, और 1990 जब पहली बार इंसानी शरीर में जीन थेरेपी का परीक्षण किया गया। ये दोनों ही पल गेम चेंजर साबित हुए। तो ये इंसुलिन बनता कैसे है? सोचिए, ये किसी हाईटेक फैक्ट्री जैसा प्रोसेस है। वैज्ञानिक इंसुलिन बनाने का डीएनए कोड यानी रेसिपी ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को देते हैं। बैक्टीरिया उस रेसिपी को पढ़कर इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, फिर उसे निकालकर शुद्ध कर लिया जाता है। और सबसे बड़ा फायदा, ये बिल्कुल इंसानी इंसुलिन है, तो एलर्जी का कोई खतरा नहीं। अब जरा जीन थेरेपी को समझते हैं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, पर है बिल्कुल असली। इसे ऐसे सोचिए कि अगर शरीर के किसी प्रोग्राम में कोई खराब कोड यानी डिफेक्टिव जीन है, तो जीन थेरेपी के जरिए उस खराब कोड को एक सही कोड से बदल दिया जाता है, ताकि प्रोग्राम फिर से ठीक से चलने लगे। चलिए अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जो विज्ञान की तरक्की में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, यानी जानवर। ये जानकर शायद हैरानी हो कि जितने भी ट्रांसजेनिक जानवर रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, उनमें से 95% से ज्यादा तो सिर्फ चूहे होते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर चूहे ही क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप इंसानों से काफी मिलता जुलता है, जिससे बीमारियों पर स्टडी करना आसान हो जाता है।
तो ये छोटे छोटे जानवर हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियां कैसे बढ़ती हैं, ये समझने में मदद करते हैं। नई वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, ये टेस्ट करने में मदद करते हैं। और तो और केमिकल कितने जहरीले हैं, इसका भी पता लगाने में काम आते हैं। और बात सिर्फ चूहों तक ही सीमित नहीं है। 1997 में मिलिए रोजी से। रोजी कोई आम गाय नहीं थी, ये दुनिया की पहली ट्रांसजेनिक गाय थी। इसके दूध में एक खास ह्यूमन प्रोटीन था जो इसे नवजात बच्चों के लिए कहीं ज्यादा पौष्टिक और संतुलित बनाता था। अब तक हमने जो भी बातें की वो सब बहुत कमाल की हैं, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं इस तरक्की की कीमत की। जब हमारे पास जेनेटिक्स को बदलने की, मतलब जीवन के ब्लूप्रिंट को ही बदलने की शक्ति आ जाती है, तो एक बहुत गहरा, बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है। आखिर जीवन का मालिक है कौन? और इसी सवाल से जुड़ा है एक और शब्द, बायो पायरेसी। इसका सीधा सा मतलब है जैविक चोरी। सोचिए, किसी समुदाय की सदियों पुरानी पारंपरिक जानकारी, जैसे किसी खास पौधे का औषधीय गुण, उसका इस्तेमाल कोई बड़ी कंपनी बिना इजाजत के करके उस पर अपना पेटेंट करा ले और करोड़ों कमाए। यही है बायो पायरेसी। और जब हम इस जैविक खजाने की बात करते हैं तो भारत का तो कोई मुकाबला ही नहीं। अंदाजा लगाइए, सिर्फ चावल की भारत में 2 लाख से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी हजारों साल पुरानी विरासत और धरोहर है। बायोपायरेसी का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर मामला शायद बासमती चावल का ही है। सदियों से बासमती अपनी खुशबू और स्वाद के लिए भारत की शान रहा है। लेकिन 1997 में एक अमेरिकी कंपनी ने हमारी ही किस्मों से बनाए गए चावल पर अपना पेटेंट ले लिया। ये मामला आज भी एक बड़ी बहस का हिस्सा है, हमारी विरासत बनाम कॉर्पोरेट मुनाफा। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? बायोटेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह है। ये इंसानियत के लिए वरदान भी बन सकती है और अभिशाप भी। सवाल ये नहीं है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे या नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं। असली सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम कैसा भविष्य बनाना चुनेंगे, और इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।